बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल्ला एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है और किडनी में ब्लड की सप्लाई। आज हम देखेंगे कि किडनी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, यानी यूरिन कैसे बनता है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि 180 लीटर ब्लड जो है वो हमारे किडनी फिल्टर करते हैं और सिर्फ 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन बनाते हैं और बाकी सारे का सारा पानी या जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही होशियार सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालता है बॉडी से और जो नेसेसरी मटेरियल होता है उसे बॉडी के अंदर वापस रख लेता है। आज हम जो है वो फंक्शनिंग ऑफ द किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आपने सारे का सारा डिटेल में लिखना होगा। तो एक आधा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं, उनमें एक स्टेप को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स, किडनी फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्ट, कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे किडनी होते हैं वो ब्लड से मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, यानी जैसे यूरिया, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात कर ली, और एक्स्ट्रा वाटर उसको फिल्टर करते हैं, जो इजाफी पानी होता है उसको, और इन्हें यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कंप्राइजेस 3 मेजर स्टेप्स, यानी कि 3 मेजर स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारे जो नेफ्रॉन है वो यूरिन को बनाते हैं। उनमें कौन कौन से है? सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड पे है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड पे है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये तीनों क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज अ फिजिकल प्रोसेस नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जा सकता है। इस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। यानी सबसे पहले जो होता है वो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? ब्लड को एक कंप्रेस करके एक दबाव के तहत जो है वो फिल्टर किया जाता है, इसलिए उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी वो प्रेस करके या दबाव के तहत निकाली जाती है कुछ चीज, तो इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। द इफरेंट आर्ट्रियोल इज ए नैरो देन एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल वो थी जो कि हमारे पास बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आर्ट्रियोल थी वो जा रही थी, और फिर वहां से जो कैपिलरीज बनने के बाद वापसी वहां से निकल रही थी उनको कहते हैं इफरेंट, यानी कि एग्जिट हो रही थी उनको इफरेंट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इफरेंट जो हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं वो नैरो होती हैं देन एफरेंट आर्ट्रियोल। ड्यू टू दिस डिफरेंस द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिमेन अंडर relatively हाई प्रेशर। अब इसका मतलब यह है जो हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स से बहुत नैरो होती हैं, बहुत तंग होती हैं, और इन दोनों का जो एक फर्क है उसकी वजह से ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरीज में ब्लड ज्यादा दबाव पर रहता है और इसकी वजह से वहां पे फिल्ट्रेशन होती है। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको विजुअलाइज करवाऊं तो स्टूडेंट ये देखें कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ये जो आ रही है ये एफरेंट है, और यहाँ से फिर कैपिलरीज बनने के बाद यहाँ से जो निकल रही है वो है इफरेंट। लेकिन जो यहाँ पे इफरेंट है वो नैरो है, वो तंग है। यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल वो थोड़ी सी आपकी ब्रॉड है, खुली हुई है, और यहाँ से जैसे ही नैरो में जाएगा ना तो फिर यहाँ पे प्रेशर लगेगा, यहाँ पे कंप्रेस होगा, और इस दबाव के तहत यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, और सारे का सारा ये जो आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन से ये एक्स्ट्रा जो वाटर होगा या जो वेस्ट मटीरियल होगा वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दी हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर पोर्स। वाटर कहाँ कहाँ पर हाई प्रेशर लगता है? वाटर पर लगता है, यूरिया पर लगता है, और ग्लूकोज पर, अमीनो एसिड पर, और जो है वो विटामिन पर, और वेरियस साल्ट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। ये सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स में क्या होता है, ये सारे के सारे इसमें जो कंप्रेस होता है उसकी वजह से ब्लड से वाटर, यूरिया के बाद और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और वेरियस जो साल्ट्स हैं वो क्या करते हैं? बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? अबाउट 1/5 अबाउट यानी कि 20% जो 1/5 बन जाता है अगर 100% निकल गया तो ऑफ द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड फिल्टर इनटू द बोमेन कैप्सूल एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और ये जो इस तरह की डेफिनेशन होती हैं उनको पेट डेफिनेशन आपने याद एज इट इज जैसे बुक लिखी होती है वैसे ही करनी होती है अगर बोर्ड में आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जो आपके ब्लड का जो एक तकरीबन 20% यहाँ पे बात हो रही है कि बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर आ जाता है, इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन जैसे फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन है एंड ग्लोबुलिन है एंड ब्लड सेल्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, जो आपके रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन और आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो कैपिलरी की दीवार से नहीं गुजर सकते, वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं। जो इससे छोटे होते हैं वो यहाँ से जो है वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि फिल्टर होने वाले वो होते हैं जिनका साइज बहुत कम होता है, और ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ पर फिल्टर नहीं होते। एंड क्यों नहीं फिल्टर होते? क्योंकि लार्ज जो होते हैं ये एक्स्ट्रा लार्ज टू लार्ज टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल, यानी कि ये कैपिलरी में पास नहीं हो सकते। सो दीज स्ट्रक्चर्स रिमेन इन द ब्लड, इसलिए ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर आपको समझ आ गई, हमने यहाँ पर इतना देख लिया कि यहाँ पर इतना इतना जो फिल्ट्रेशन हुई थी वहां पर हमने ये वाला सारा देख लिया। अब इसके बाद फिल्ट्रेट होने के बाद जो बोमेन कैप्सूल में, और इसके बाद क्या होता है वो आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
अब स्टूडेंट्स ये क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स नॉट ओनली वेस्ट बट आल्सो वाइटल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बट आल्सो वाइटल न्यूट्रिएंट्स, नॉट ओनली जो वेस्ट है, यानी कि वेस्ट तो होना ही होना है, वेस्ट के साथ साथ जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं दैट बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस, यानी कि लूज जो बॉडी लूज नहीं करना चाहती वो भी यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाते हैं, कहाँ पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। और इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारे पास ये बेसिकली सेकंड प्रोसेस है, दूसरा मरहला है, इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेट में सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं होते, कहाँ पर जो हम पढ़ के आए हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, वहां पर कह रहा है कि वेस्ट मटेरियल ही नहीं होते बल्कि जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वहां पर फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जो जिस्म को वापस चाहिए होते हैं, तो फिर वापस जज्ब करने के लिए जहां पर आती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसका अगला प्रोसेस है। और वो कहां पर होता है, जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है, या फिर जो प्रोक्सिमल डिस्टेंस जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है वहां पर, तो हम देखते हैं उसको। दिस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच यूजफुल, इसमें क्या होता है, यूजफुल जो मटेरियल होता है आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर, सॉरी ये कहां पर चला गया जी, दी पेरिट्यूबल, यानी कि इनटू दी पेरिट्यूबुलर कैविटीज। अब इसका मतलब यह है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पास जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रीनल ट्यूब्यूल से वापस पेरिट्यूबुलर कैविटीज हैं उनमें भेजे जाते हैं, फिल्टर होने के बाद फिर आप उसको वापस निकाल रहे हैं, यही सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसे आपने लास्ट लेक्चर अगर अच्छे से लिया है तो आपको वहां से समझ आ गई कि ये है हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, कहां पे होती है, ये वाली। अब जैसे ही ये बोमेन कैप्सूल के बाद आगे आती है ना, तो ये है हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और इधर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो पीछे आपकी बुक ने बताया गया था, मैंने भी उसी को स्टेप बाय स्टेप जाना वो डिटेल में आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनवाई है। अब फ्रेंड्स हम देखें कि यहाँ पर आप जो बात करके आ चुके हैं कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब यहाँ से आगे फिल्ट्रेट जो है वो पास होकर आ रहा है, लेकिन क्या रही है आपकी बुक के फिल्ट्रेट के अंदर बहुत नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स वो भी होते हैं, नॉट ओनली वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल तो होते ही है, उसके बाद इसमें जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। अब उनको हम हमारी बॉडी क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करना चाहती है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज पे आती है रीअब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो इफरेंट आर्ट्यूल्स है ना, ये यहाँ पर आती आती यहाँ पर फिर आके प्रोक्सिमल जो ट्यूब्यूल है वो बनाना शुरू कर देती है। सॉरी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर कौन सी थी वो आपकी कैपिलरीज, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वो बनाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ये जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, और ये जो आपकी नेफ्रॉन की जो ट्यूब है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब, यानी कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक तो वेस्ट मटेरियल था उसको तो हमने रीअब्जॉर्ब नहीं करना, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हमने रीअब्जॉर्ब करवाना है। इसके ऊपर भी ये जो इफरेंट आर्ट्यूल है वो आके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसके ऊपर एक जाल की तरह की लगी होती हैं जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, तो in this region about 75% of the water returns from the filtrate to the capillaries by osmosis, यानी कि जो ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो होती है ना वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वहां पर। अब यहाँ फिल्ट्रेट से तकरीबन जो है वो 75% जो है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से वापस कैपिलरीज में चला जाता है। कौन सी कैपिलरीज में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। और ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया एंड साल्ट्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर रिटर्न फ्रॉम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल टू द ब्लड ऑफ बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ जाहिर सी बात है ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये तो ब्लड के अंदर ज्यादा फॉर्म या ज्यादा क्वांटिटी जो क्वांटिटी है उसमें होगा। तो फिर यहाँ से जब कम क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी की तरफ या कम कंसंट्रेशन से लार्ज कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो वहां पे फिर एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे ये जाती है। यानी कि वाटर तो हमारे पास ज्यादा जो है फिल्ट्रेट हो रहा है, अब वाटर ने वापस जाना है तो वो थ्रू ऑस्मोसिस की तरफ जाएगा, और अगर हमारे पास ये सारे के सारे हैं तो ये कैसे जाएंगे हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। As the filtrate moves further, more water is reabsorbed in the descending limb of the loop of Henle, यानी कि जैसे ही ये वाटर इज reabsorbed in descending limb, यानी कि descending limb। अब जाहिर है मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊं स्टूडेंट, ये देखें यहाँ से होता हुआ ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आगे फिर आ जाता है ये लूप ऑफ हेनले। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ना ये वाली, इसमें आके फिर वाटर ने रीअब्सॉर्ब होना है, यानी जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है तो लूप ऑफ हेनले के जो डिसेंडिंग लिम्स में वाटर मजीद जो है वो रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, यानी कि हमारी किसके अंदर, जो हमारी यहाँ पर अब लूप ऑफ हेनले के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको कहते हैं वेजर रेक्टा। अब वेजर रेक्टा के अंदर यहाँ से जो वाटर चैनल है, यहाँ से वाटर अब क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे होता है हमारे पास मेडोला पार्ट, और मेडोला जो है ना उसमें जो साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जहाँ पे साल्ट होता है वाटर वहाँ पे बाकी मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वाटर है तो वाटर ने जब नीचे डिसेंडिंग पार्ट में जाएगा ना तो नीचे मेडोला में जाएगा, तो मेडोला के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। अब वाटर यहाँ से जो रीअब्सॉर्ब है या वाटर यहाँ से मूव करेगा और फिर इसके बाद जो है ना वो यहाँ पे हमारी जो वेजर रेक्टा है नीचे ब्लड वेजल्स वहां पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा थ्रू इंटरस्टिशियल, यहाँ पे जो है वो स्पेसेस वगैरह होती हैं और पहले उधर जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी बुक ने वो जिक्र नहीं किया, यहाँ से जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बस आपने इतना ही याद रखना है। और जब ये असेंडिंग में जाएगा वो हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है,
अब जो असेंडिंग लिम्ब है हम इसको देख लेते हैं। इस लिम्ब में क्या होता है, इज इम्परमिएबल ऑफ टू वाटर बट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट आउट ऑफ ट्यूब्यूल। यानी कि जो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है या असेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हैनले का पार्ट जो है उसमें जो वाटर है उसके लिए इम्परमिएबल होता है, वहां से वाटर मूव नहीं कर सकता है, लेकिन ये साल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर भेज रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर चैनल नहीं होते, यहाँ से वाटर मूव नहीं कर सकते हैं। और जो साल्ट होता है वो चूंकि बाहर साल्ट जाता है और अंदर कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से सिर्फ साल्ट गुजर सकता है, वाटर यहाँ से मूव नहीं कर सकता है। सम वाटर एंड साल्ट आर आल्सो अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जब लूप ऑफ हैनले खत्म होते हैं, एट द एंड फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां पर भी कह रहा है कि सम वाटर एंड साल्ट आल्सो अब्सॉर्ब हो रहा होता है फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल से, सम की बात हो रही है। देन कलेक्टिंग डक्ट इज द फाइनल साइट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि और फिर जहाँ पे नेफ्रॉन जाके हमारे पास तो ड्रेन कर रहे थे कलेक्टिंग डक्ट पर, और वहां पे रीअब्जॉर्प्शन की लास्ट स्टेज है, फाइनल साइट है। उसके बाद जो है वो वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में चला जाता है, यूरिन की शेप, और फिर उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद है स्टूडेंट्स जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसमें ये होता है, इसमें जो है वो रीअब्जॉर्प्शन के बिल्कुल बरक्स है। यानी कि रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, हमारे पास जो फिल्ट्रेट है उसको वापस ब्लड के अंदर भेजा जा रहा था, और यहाँ से सिक्रीशन हो रही है, यहाँ से ब्लड से चीजें बाहर निकालकर फिल्ट्रेट में डाली जा रही होती हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द अपोजिट टू रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ये अपोजिट है, ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और इन प्रोसेस इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स, मैं आपको डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज कराऊंगा, इसको बहुत अच्छे से एक दफा पढ़ लें। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टेक सम मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग ब्लड एंड सिक्रीट देम इनटू द फिल्ट्रेट, यानी कि ये सराउंडिंग से जो है वो मटेरियल को लेता है और फिर यहाँ पे सिक्रीट कर देता है इनटू द फिल्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो अपने सराउंडिंग से जो उसके ब्लड से कुछ मादे लेते हैं और उसको बाहर फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसको सिक्रीट कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। और सिक्रेटेड सब्सटेंसेस इंक्लूड हाइड्रोजन आयंस, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, अमोनियम होता है, और पोटेशियम आयंस एंड वेरियस मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स और ड्रग्स रेजिड्यूज होते हैं, जैसे लाइक पेनिसिलिन। यानी जो खारिज होने वाले यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, अमोनियम, पोटेशियम वगैरह, और मेटाबॉलिक टॉक्सिन वगैरह होते हैं, यहाँ जैसे पेनिसिलिन वगैरह जो दवाइयों की जो बची कुछ चीजें होती हैं वो होती हैं। तो जैसे आप कूड़ा क्रिकेट करते बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही जो यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो भी सराउंडिंग से लेते हैं और इसको भी बाहर निकाल रहे होते हैं। और थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन के थ्रू क्या होता है, किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इसमें इन द मेंटेन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड। यानी कह रहा है कि हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन के थ्रू जो हमारी किडनीज होते हैं वो ब्लड का जो एक एसिड बेस उसका मेंटेन रखते हैं, उसका बैलेंस को, जैसे पीएच को मेंटेन रखते हैं। किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयंस की वजह से। ये हाइड्रोजन आयंस की वजह से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो एसिड बेस बैलेंस है वो किस वजह से मेंटेन रखा जाता है, हाइड्रोजन आयंस कैसे रखा जाता है। पेन जो हमारे पास सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, कहां पर ट्यूबुलर सिक्रीशन है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एलिमिनेशन ऑफ द जो है हमारे पास यूरिन की। अब एलिमिनेशन कैसे होनी है, अब एलिमिनेशन द कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन फ्लोज थ्रू द रीनल पेल्विस इनटू ए यूरेटर। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो है ना वो यूरिन बन चुका है, अब उसको हमने एलिमिनेट करवाना है। तो कलेक्टिंग डक्ट में सारी की सारी जो जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर नेफ्रॉन जुड़ी हुई है वो सारी की सारी वेस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आके ड्रेन कर देती हैं, अपने आप को जो होता है वो यूरिन उसमें एंटर कर देती हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट एट द एंड पार्ट है, यहाँ से अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब यहाँ से क्या होना है, यूरिन फ्लोज थ्रू द रीनल पेल्विस। अब स्टूडेंट्स इसमें जो होती है ना कलेक्टिंग डक्ट, उससे रीनल पेल्विस में आता है आपका यूरिन। रीनल पेल्विस जहाँ से मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर जहाँ से यूरिन सारे का सारा इकट्ठा होता है, फिर किडनी से बाहर जाने के लिए रेडी होता है, और वो जो होता है ना जहाँ से इकट्ठा होकर बाहर निकलने लगता है उसको कहते हैं रीनल पेल्विस, और उसमें इकट्ठा होता है और फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर में चला जाता है, जो कि आपकी किडनी से वो सारी की सारी जो ट्यूब्यूल्स थी लंबी सारी 25 सेंटीमीटर वहां पे चला जाता है यूरेटर से। फिर यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। यूरेटर लीड्स टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर फोर्स, यानी कि यहाँ पे फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन होते हैं ऑफ द ब्लैडर जो कि फोर्स करते हैं यूरिन को, जो कि बॉडी से बाहर ले जाता है थ्रू यूरेथ्रा। अब ये मस्कुलर जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, इसको अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको पिछला भी जो हम पढ़ के आ चुके हैं उसको पहले यहाँ से विजुअलाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें कि ये सारे का सारा जो है ना ये हमारे पास है डिस्टल पार्ट है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन आयंस है और ये हैं इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे पास, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये क्या करता है, ये यहाँ से सराउंडिंग से वाटर जो ब्लड होता है उसको पकड़ के जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है, और यहाँ से भी सिक्रीशन हो रही होती है, और यानी कि बाहर से बॉडी से पकड़ के ये सिक्रीशन कर रहा होता है, और फिर यहाँ पे एट द एंड हमारे पास जो है वो वेस्ट मटेरियल बच जाता है। और यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है और इसके ऊपर जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है यहाँ पर, और फिर उसके बाद बॉडी से बाहर थ्रू यूरेथ्रा यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। और इसके बाद इसको अच्छे से आप देखिएगा, ये सारे का सारा आपकी बुक से ही डाटा लेके बनी गई एक डायग्राम है, इसको अच्छे से देखेंगे आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको गो थ्रू करना चाहें, ये आपने पिक्चर आपने इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आप अपना टॉपिक इससे बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं
अ नॉर्मल अडल्ट एलिमिनेट्स फ्रॉम 1 to 2 लीटर ऑफ द यूरिन अ डे। अब स्टूडेंट जो होता है ना, एक नॉर्मल इंसान, जो अडल्ट इंसान है, वो एक दिन के अंदर तकरीबन 1 से 2 लीटर जो यूरिन है वो खारिज करता है। दिस अमाउंट इज हाईली, कितना, 1 से 2 लीटर, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। इस तरह की आपने जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने अच्छे से याद कर ली है। दिस अमाउंट इज हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन सिमिलर फैक्टर्स, और ये कह रहा है कि वेरिएबल होता है हर इंसान पर, और ये डिपेंड करता है सिमिलर फैक्टर पर। कौन कौन से? द मोर वाटर आर हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स वी कंज्यूम, द हायर इज द यूरिन आउटपुट। यानी आप जितना, ये मकदार जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ज्यादा यूरिन आएगा, कम पानी पियेंगे कम यूरिन आएगा। ये ऐसे जैसे गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं तो जाहिर है यूरिन भी ज्यादा आता है, और वो अलग बात है अगर हम काम शाम कर रहे हैं और उसमें वो जो है वो पसीना आता है या स्वेटिंग के थ्रू वो निकल जाता है वाटर। वरना ये गर्मियों में ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा आएगा, और सर्दी में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कम पानी पीते हैं तो यूरिन भी कम ही आता है। और उसके बाद कह रहा है, ये तो हो गया कि आप जितना पियेंगे और उतना जो है वो आउटपुट निकलेगा। उसके बाद डाइट विद हाई साल्ट ट्रिगर वाटर रिटेंशन एंड डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यानी कि कह रहा है कि आप डाइट्स के अंदर क्या ले रहे हैं, हाई साल्ट इंटेक कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जब साल्ट ज्यादा इंटेक करेंगे तो वो वाटर को अपने पास रखेगा, यानी कि जहाँ पे साल्ट जाएगा वहां पे वाटर जाएगा, और साल्ट ज्यादा बॉडी में जा रहा है तो वाटर भी बॉडी में ज्यादा देर तक रुकेगा, और वो वाटर रिटेंशन होगी, यानी कि वाटर का रुक जाना, एंड डिक्रीज यूरिन, और फिर जाहिर यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। इसी तरह कह रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन एंड परस्पिरेशन व्हिच जनरेट डिक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम। अब इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स के जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो उसके दौरान जिस्म से पानी और सांस, रेस्पिरेशन एंड परस्पिरेशन, परस्पिरेशन कहते हैं पसीना होता है, और फिर जना वो जाहिर है यूरिन भी कम होगा। यानी जो स्वेटिंग है या जो परस्पिरेशन है और जो हमारे पास एक यूरिन है, वो दोनों पानी निकालने के आप समझ लें दो रास्ते हैं, या तो वो पसीने के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू निकल रहा है, या फिर यूरिन के थ्रू निकल रहा है, या फिर आप रेस्पिरेशन के थ्रू भी थोड़ा बहुत निकल रहा होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका कितना यूरिन निकलना है या कितना यूरिन एक दिन में होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जो दो टेबल है टिडबिट पहले देख लेते हैं। इन हॉट वेदर, यानी कि गर्मियों में क्या होता है, दी बॉडी जो है वो लूज करती है मोर वाटर थ्रू स्वेट, लीडिंग द किडनी टू कंजर्व वाटर एंड जो है वो प्रोड्यूस स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन यूरिन। यानी कि जो इन हॉट वाटर, यानी कि जो आपका गर्मियों का मौसम होता है ना, उसमें बॉडी क्या करती है, वो पसीने के थ्रू ज्यादा पानी लूज कर देती है, और इसीलिए जो है वो किडनी हमारे क्या करते हैं, पानी को बचा कर रखते हैं और कम मकदार में जो है वो यूरिन बनाते हैं। और गर्मियों में आपका जो यूरिन है वो आपको पता है कि थोड़ा सा गहरा एक येलो कलर का होता है, क्योंकि इसमें पानी कम होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज्यादा होता है। जबकि अगर हम बात कर लें कि सर्दियों में क्या होता है, कि सर्दियों में जो हमारा यूरिन होता है वो लाइट कलर का हो जाता है। तो उसके बाद एक ऊपर पैराग्राफ था, उसको भी हम पढ़ लेते हैं साथ ही। वाइल डूइंग द एक्सक्रीटरी फंक्शन किडनी आल्सो वर्क, कौन सा वर्क करती है, एज ऑस्मो रेगुलरिटी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी आपका ऑस्मो रेगुलरिटी भी करती है, ऑर्गन है, यानी जो हमारी किडनी है वो जो वेस्ट मटेरियल है वो तो निकाल ही रहे होते हैं, बल्कि निकालने का काम ही नहीं करते, बल्कि वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और साल्ट का जो एक बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखते हैं। किडनी कंट्रोल द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी बाय फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन, एंड दो काम करते हैं, एक तो ये, और एंड कंसंट्रेशन यूरिन, यानी कि व्हेन बॉडी फ्लूइड्स आर हाइपरटोनिक एंड देयर इज अ डिहाइड्रेशन, यानी कि कह रहा है कि आपकी किडनी जो है वो टू वर्क यहाँ पे काम कर रही है, दो तरह का। एक तो यह है कि डाइल्यूट यूरिन बनाती है, जब जिस्म में पानी ज्यादा है और नमक कम हो तो फिर वो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, और सेकंड पे कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा जब आपकी बॉडी में पानी कम और साल्ट ज्यादा होता है, यानी कि पानी की कमी की सूरत में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके बाद कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो आपकी बॉडी या आपकी किडनी के अंदर ऑस्मो रेगुलरिटी, उसका क्या रोल है, वो कैसे परफॉर्म होती है, आपने ये टेबल को अच्छे से देख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज जो है, कितने 20%, यहाँ पर 75% का जिक्र था, और ये सारे के सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। और ये वन बाय वन जो थर्ड आपके मेजर 3 स्टेप्स हैं, इनको जो है ना वो सेपरेट करके आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है टॉपिक को पढ़ना है, और इसके बाद हम जो है ना इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको बल्कि करवा दिया, और आपने इसको अच्छे से देखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें और ये अपने पास सेव कर लें, आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप जो है रिवाइज करने लगेंगे। तो ये चीज़ आपका पूरा टॉपिक आपको ओवरव्यू यहाँ गो थ्रू करवा देगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस सीरीज को बहुत जल्दी लेकर चल रहा हूँ अभी, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें, उनको भी लेके आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो है वो शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।